हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो। मतलब एक्स यहाँ पे बोला जा रहा है पास्ट को, मतलब अपने पास्ट के पीछे मत भागिए कभी भी, ना कि फ्यूचर के पीछे भागिए। फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए, प्रेजेंट में रह के खुद से एक लड़ाई करिए, खुद का अपना एक बेस्ट लेके आइए और अपने बेस्ट का लेके जब आप आगे चलेंगे तो आप ज़रूर जो भी आपका गोल है वो अचीव कर पाएंगे, क्योंकि यही टाइम है। दिस इज़ द करेक्ट टाइम दैट यू नीड टू स्टार्ट। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आई होप ये आपको मोटिवेशनल लगा होगा और आप ये जो मैं मोटिवेशनल कोट देता हूँ ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं थोड़ा सा इस बारे में कि आपको जो भी पर डे टू डे मैं देता हूँ मोटिवेशनल कोट, इसमें क्या कुछ आप अपनी लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक फ्यूचरिस्टिक वे में, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आगे ले जाएं और अपने गोल्स को अचीव करें। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल मोटिवेशनल कोट। यहाँ पे अभी देख देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग टोटल 2,61,74,481 केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो लगभग 8,66,536 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद रिकवर्ड केसेस की अगर आप बात करें तो लगभग 1,84,24,220 लोग पूरी तरीके कोरोना से रिकवर करके घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अच्छी खबर बोल सकते हैं हम। टॉप केसेस अगर आप देखेंगे तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, ये सब 4-5 जो कंट्रीज़ हैं, पाँचवें पे पेरू, ये सब टॉप कंट्रीज़ हैं। 5 वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे इस समय इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर आप देखेंगे इन जो यूएसए और ब्राज़ील से कंपेयर करेंगे इंडिया को, तो लगभग जितने कुल मिला के यूएसए ब्राज़ील में आ रहे हैं उतने इंडिया में अकेले केसेस आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 82,860 केस 24 घंटे में जो निकल के आए, तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। और जिस तरीके से जेई नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और आने वाले टाइम में जो आगे एग्ज़ाम होने वाले, इनको कैसे आगे और अच्छे से कंट्रोल करके चलना होगा सरकार को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इससे ये सारी चीज़ें सरकार को इंश्योर करनी पड़ेगी ऐसे कोरोना के टाइम पे। अगर इंडिया के टोटल केसेस आप देखेंगे तो लगभग 38,48,968 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से 29,67,396 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं। टॉप कंट्रीज़ अगर आप टॉप स्टेट्स देखेंगे जो कि कोरोना से सबसे ज़्यादा जहाँ पे केसेस निकल के आ रहे हैं, वो है सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक और पांचवा उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज। उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ़ डेथ्स की अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे तो 67,486 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कोरोना अपडेट आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहला एडिटोरियल जो है इसमें बात की जा रही है हंगर की। ये मेंस GS2 सोशल जस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दोस्तों, हंगर आप देखेंगे ना, भुखमरी, ये पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी समस्या है जिसे आप बोल सकते हैं कि जो हमारी इंसानियत शर्मसार होती है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बच्चे होते हैं जो शाम का खाना या सुबह का खाना या इनफैक्ट उनको खाना ही नहीं मिलता है, जिस वजह से वो भूखे होते हुए, भूखे रहते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल, आप कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये बच्चे देखिए, ये इनको खाना नहीं है, इनके पास खाना नहीं है, बैठे हुए हैं बेचारे खाने के इंतज़ार में। तो आप सोचिए कि खाने की जो हंगर है कितना बड़ा इशू है वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इन सारे इश्यूज़ में कोई भी सरकार, दुनिया की आप कोई भी सरकार ले लीजिए, कोई भी यूएसए को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए, इंडिया को ले लीजिए, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री को आप ले लीजिए, कभी भी किसी भी सरकार कोई चुनाव लड़ने जाती है ना, तो कोई ये नहीं बोलता कि हाँ हम हंगर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो बेसिक बिल्कुल हैं, जिनके लिए चुनाव होने चाहिए, जिनके लिए लोगों को अपनी सरकारें चुननी चाहिए, कोई बात नहीं करना चाहता इन चीज़ों के बारे में। वहीं अगर इंडिया की आप रैंक देखेंगे हंगर में तो लगभग वर्ल्ड में 102 नंबर आता है हमारे रैंक में। तो आप सोचिए हमारे देश में कितनी ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो कि भूखी रह जाती है, जिनको खाना दो वक्त का नसीब नहीं होता है।
वो आप देखेंगे नाइजीरिया, अंगोला जैसे देशों से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं हम, जहाँ पे हमारी रैंक जो 102nd है, जो कि शर्मसार। आप सोच सकते हैं 135 करोड़ के देश में इतने सारे भूखे लोग सो जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये इशू है। और आप बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट, आप इन सब चीज़ों के बारे में जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तब आप ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं ना जिस पे आप काम कर सकते हैं। हंगर पे काम कर सकते हैं, पोल्यूशन पे काम कर सकते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे ये सब जो बिल्कुल ऐसे इश्यूज़ हैं ना, पेट इश्यूज़, जिन पे आप काम करके एक अपनी लाइफ को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर थोड़ा और मैं डिस्कस करूं आपसे और बताऊं, तो एशिया के अंदर अगर आप देखेंगे, एशिया में दुनिया के आधे से ज़्यादा जो अंडर नरिश्ड लोग हैं, वो उनका घर है एशिया के अंदर। तो एशिया एक बहुत वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हैं, जहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद रशिया, ये चाइना और ये साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ है, ये सब आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे चल रही है, स्लो हो गई है, जिससे कि आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी, मतलब लोगों को खाना ना मिलने की जो एक अपॉर्चुनिटी नहीं, सॉरी गलत वर्ड बोल दिया मैंने, एक भूखे रहने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अगर खाना, जब अन्न उगेगा नहीं सही से, अन्न आएगा नहीं सही से, तो फिर लोग भूखे रहना एक ऑब्वियस रीज़न बन जाता है। साउथ एशिया जो है पर्टिकुलरली ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसमें कि आप देखेंगे अनडिफर्ड पीपल जो होते हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 330 मिलियन 2030 तक ये नंबर जो है भूखे लोगों का, ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अगर हंगर से हमें डील करना है तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करके चलनी होंगी, जिससे कि हम अपने जो पूरा फूड सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल वे में आगे ले चल सके, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे देश के या फिर वर्ल्ड के जो एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे भुखमरी की सबसे ज़्यादा आपको केसेस देखने को मिलते हैं, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम, ये सारे चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। सबसे पहले हमें मार्केट चैनल्स को अपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा जो बड़ा मार्केट है वो आ रहा है, और कैसे हम उससे प्रॉफिट करके अपनी जो हंगर है उसको, उस प्रॉफिट से उस हंगर के खिलाफ काम कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी टू रिड्यूस लॉसेस जो है उनको कैसे हम कम कर सकते हैं। लॉसेस कम होंगे तो फिर आप देखेंगे ज़्यादा हमारे पास एक तरीके का फूड जो है, फूड अकोमोडेशन है, फूड अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ेगी। ज़्यादा गेहूँ आएगा, ज़्यादा चावल आएगी, ज़्यादा दाल आएगा, और इन सब चीज़ों की हेल्प से ही हम हंगर से फाइट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देखेंगे इतनी सारी हमारे देश में गेहूँ होता है, चावल होता है, दाल होती है, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिक बिल्कुल न्यूट्रिशन लेवल के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सब चीज़ों को लिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं वर्ल्ड में, और दूसरी कंट्री जैसे आप चाइना देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं आप देखिए ये छोटी कंट्रीज़ है। यहाँ पे इतना जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है काफ़ी छोटी, वहीं चाइना, रशिया, जो इंडिया, ऐसी कंट्रीज़ है जो बड़े हैं, जो हब हैं। ये ऐसी कंट्रीज़, इनके अंदर अगर स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होगी तो ये आपस में, अगर कोई ऐसी कभी आपदा आती है, तो ये सारी ये फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं आपस में मिल के पूरे वर्ल्ड को फीड कर सकते हैं। ऐसी इनके पास से कैपेबिलिटी है। तो स्टोरेज फैसिलिटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छी हो। इंक्लूसिव एक्सेस हो, फाइनेंस का प्रॉपर पैसे की एक सप्लाई हो, स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें अपने रूरल सप्लाई चेन्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव कोविड-19 रिस्पांस के लिए, जिससे कि एक रिकवरी प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे कि कोऑर्डिनेट किया जाए ग्लोबल रिस्पांस टू इंश्योर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड फॉर एवरीवन। सभी को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए, मोबिलाइजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके, और सारी कंट्रीज़ के साथ पार्टनर करके रीजनल और ग्लोबल लेवल पे ये काम किया जाए। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसीलिए चलाया जा रहा है, जिससे कि जो भूखमरी है इससे कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। फार्मर्स को चाहिए कि उनको और ज़्यादा अच्छे से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, डायनेमिक बनाया जाए, एंटरप्रेन्योरियल, मतलब उनको
किसानी के साथ साथ उनको इनोवेटिव तरीके सिखाए जाए, अपनी जो फसल है उसको बेचने के, उनको उससे ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करने के तरीके बताए जाएँ, कंपटीशन बढ़ाया जाए, जिससे कि आप देखें कि नई नई इनोवेशन, नए नए सीड्स, नए नए पेस्टिसाइड्स जो है, जिससे कि जो फसल है किसानों की वो ख़राब ना हो और बुरे से बुरे हालात में भी उनकी फसल सस्टेन कर पाए। उसके बाद ये इंश्योर किया जाए कि जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स हैं, उनके जो न्यूट्रिशियस फूड है वो प्रोड्यूस करें, और जो क्रॉप फेलियर्स वगैरह जो इश्यूज़ वो फेस करते हैं उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी दें सरकार, प्रॉपर यूरिया, प्रॉपर खाद, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों का एक बैलेंस बना होना चाहिए, सप्लाई चेन प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद जो हंग्री लोग हैं उनको, जो भूखे लोग हैं उनको प्रॉपरली उनको फीड करने के लिए अच्छी अच्छी एनजीओज़ लाई जा सकती हैं। अच्छे अच्छे जो लोग, आप देखेंगे सोसाइटी में बहुत सारे लोग विलिंगली ये करना चाहते हैं कि भूखे गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें, उनके लिए सब्सिडी दें, उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो समाज में रह के समाज की अच्छाई के लिए काम कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सके, जिससे कि फ्लड, पेस्ट रिस्क या फिर प्लांट डिजीज़, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, नेचुरल इश्यूज़ हैं, इन सब को एड्रेस किया जा सके, और जो फसल है उसको इन इश्यूज़ से, इन डिज़ास्टर से बचाया जा सके, जिससे कि किसानों की जो एक सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो उनका है, वो कहीं ना कहीं वो सब बना रहे, जिससे कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान उनको न देखने को मिले। जैसे कई बार आप देखते होंगे, जैसे केरल में बाढ़ आई, लैंडस्लाइड आई, तो जितने भी ये एरिया जहाँ पे इनके खेत थे वो सब बहा के सब ले गए। अब जहाँ पे जो खेती होती थी, यहाँ की सारी मिट्टी तो बह के चली गई, तो अब दोबारा इसको मतलब एक तरीके से फिर से इसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे से इनको यहाँ पे पानी हो, अच्छे से जो पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, खाद की ज़रूरत पड़ती है अच्छी। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार की तरफ से अगर अच्छी से सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं किसान इन सब नेचुरल डिज़ास्टर से भी बच के आगे निकल के आ सकता है, और सरकार के लिए एक बेहतर एक रिज़ल्ट दे सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैंने कल के एक एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि आपको बताया था कि कैसे सारी जो कोविड-19 के टाइम में सारे सेक्टर्स, आप सर्विस सेक्टर ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, सारे सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर जो थे हमारे, वो सब डिप कर रहे थे, सभी माइनस में ग्रो कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो कि ग्रो किया, जो कि 3.4 की दर से ग्रो कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे किसान किस लेवल पे मेहनत करते हैं, और वो हमारी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। फिर आप देखेंगे सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, एकेडमिक से रिलेटेड हैं, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हैं, यूएन एजेंसीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको साथ मिल के काम करना चाहिए, जिससे कि हंगर जैसे बड़े इशू को, ग्लोबल इशू को कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक हैंड इन हैंड इनिशिएटिव लेके चल रहा है, जिससे कि टैकल किया जा सके कलेक्टिव चैलेंजेस जो कि हंगर से रिलेटेड हैं। उसके बाद इन सारे जो इश्यूज़ हैं इनको प्रॉपरली एड्रेस करते हुए हंगर को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। आप सोचिए कि हंगर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें दूसरे नंबर पे ज़ीरो हंगर को रखा गया है। तो आप सोचिए, नो पॉवर्टी के बाद ज़ीरो हंगर का होना कितना अपने आप में इम्पॉर्टेंस शो करता है कि वर्ल्ड के 17 ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनको हर देश की सरकार को लेके चलना है कि कैसे इनको कॉम्बैट करें, कैसे इन इश्यूज़ को टैकल करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हंगर के बारे में याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे इस कार्टून में आप देख सकते हैं डॉक्टर कफ़ील खान। ये डॉक्टर कफ़ील खान जो हैं, ये इनको अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको जो अभी तक डिटेंशन में थे ये अब छोड़ दिया गया है, और इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए थे इन सभी को निराधार बताते हुए हाई कोर्ट ने बोला है कि अब ये सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया और ये फ्री हैं अपना काम करने के लिए। तो इसीलिए इस एडिटोरियल को मैंने नाम दिया है अनवाइज डिटेंशन, जो कि आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। यहाँ पे मैं भी आपसे डिस्कस भी करूँगा। ये है डॉक्टर कफ़ील खान। ये गोरखपुर में एक गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। वहाँ पे गोरखपुर में काफ़ी सारे बच्चों की जो एंसेफेलाइटिस से पीड़ित थे उनको बचाया बड़े पैमाने पे। और जब ये डॉक्टर कफ़ील खान थे, यही वो डॉक्टर थे जिन्होंने
जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी जो गोरखपुर के हॉस्पिटल में बाबा राघव दास हॉस्पिटल में, इन्होंने वो चीज़ उजागर करी थी और बोला था कि ये सरकार की एक बड़ी नाकामी है, जिस वजह से इन्हें एनएसए जो था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत फरवरी 2013 में इनको पकड़ लिया गया था और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और तब से अब तक ये कंटिन्यूसली जेल में थे। पूरा कोविड-19 के टाइम पे जेल पे रहे और अभी इन्हें जो जितने भी इन पे चार्जेस लगाए गए थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने भाषण दिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, और जो इन्होंने बोला था हंगर, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सारे इश्यूज़ थे उन्होंने जो बोले थे, तो सरकार ने उसी बिहाफ पे बोल दिया था कि आप जो है देशद्रोही हैं, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का सोचना था। और जिस वजह से इनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। थोड़ा सा एनएसए के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एनएसए एक्ट जो है वो 1980 का है, जो कि एक इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है। ये बेसिकली 23 सितंबर 1980 में हरकत में आया। ये जो एक्ट है पूरे इंडिया लेवल पे काम करता है। इसमें मेन 18 सेक्शंस हैं, जिस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी पर्सन पे ये उनको जेल में डाला जा सकता है। इस एक्ट के अंडर में सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर आँच आने देगा, जिसकी वजह से इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में आएगी, उसे जेल में डाला जा सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अगर बिगड़ते हैं उसकी वजह से, तो उसको जेल में डाला जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर उसकी वजह से अगर बिगड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, तो उसको जेल में डाला जा सकता है। या फिर सप्लाइज और जो एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको कहीं ना कहीं वो बाधा पहुंचाता है, तो उसके लिए उसको भी जेल में डाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है, बाकी और पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। ये एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो डिटेन करे, किसी फॉरेनर को भी वो डिटेन किया जा सकता है, जिससे कि इंडिया के अंदर एक हारमोनी का माहौल बना रहे, माहौल बिगड़े ना, और सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ में मिल के अच्छे से रह सकें, हमारी यूनिटी प्रिजर्व्ड रहे। ये जो एक्ट था ये पास किया गया था 1980 के टाइम पे, इंडियन जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, मतलब सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद इनको जो है डीएम अलीगढ़ के द्वारा बेसिकली इन पे एनएसए लगाया गया था। कोर्ट, अब सोचिए डीएम जो है, डीएम के पास कितनी पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन पे एनएसए लगा के उसको जेल में डाल सकती है। लेकिन ये हमारी जुडिशरी है, जिसे आप थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर है, अलग है इन सब से, जो फैक्ट्स पे देखती है, जो सबूत देखती है, और सबूत के बिना पे किसी को भी ये इंश्योर करती है कि किसी भी निर्दोष को जेल ना जाना पड़े, किसी भी सभी को एक प्रॉपर जस्टिस मिले, जस्टिस टू ऑल। तो यही सारी चीज़ें हैं, और जिस वजह से आज डॉक्टर कफील खान बाहर निकल के आ पाए हैं। सरकार ने तो पूरी तरफ से अपनी कोशिश करी कि कैसे इनको जेल में ही रखा जाए, कैसे इनको निकलने ना दिया जाए बाहर, लेकिन ये हमारी जो जिस लिए लोग इतना भरोसा करते हैं जुडिशरी, यही रीज़न है, यही ऐसे डिसीजंस है जिनकी वजह से हमारी जुडिशरी आज भी एक अपना अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इनको जो जेल में डाल दिया गया था, ये बोल के कि इन्होंने हमारे जो एरिया है इसमें पीस और ट्रैंक्विलिटी है, इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। और ये फिर इनको जो डिटेंशन था इनका, ये कंटिन्यूस रहा है, और 7 महीने बाद इन्हें जेल से छोड़ा गया है। डॉक्टर कफील जो है, ये द केस ऑफ डॉक्टर कफील खान इज़ पुअर एडवर्टीजमेंट ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, ऐसा बोला गया है। आप सोचिए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो क्या है, जो किसी को भी अगर फ्रीली वो सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा है, सरकार की जो पॉलिसीज़ सही नहीं है, हेल्थ के लिए सरकार की जो पॉलिसीज़ सही नहीं है, एजुकेशन के लिए सरकार की जो पॉलिसीज़ नहीं है सही, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो सारी अगर पॉलिसीज़ पे सरकार की अगर दुखती रग पे कोई भी बंदा पैर रखता है, हाथ रखता है, तो फिर उसके ऊपर सरकार एनएसए जैसे एक्ट लगा के उनको जेल में डाल देती है। तो सोचिए आम इंसान क्या ही बोल पाएगा। ये गवर्नमेंट डॉक्टर थे, आम इंसान अगर बोलेगा तो उस पर क्या कुछ करा जा सकता है, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी जो बोला गया कि ये बेसिक राइट्स का क्लियर वायलेशन था, जिस वजह से उनको जेल में डाला गया। यहाँ पे 2 और जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज की डेट में आए हैं वो है ट्रीटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वली। इसमें 2 मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। एक तो शादी के बाद कई बार आपने देखा होगा जो महिलाओं को, जो बच्चियां हैं, बच्चियों को, कोई भी फैमिली हो,
वहाँ पे देखा जाता है एज ए लाइबिलिटी। किसी भी बच्ची को शादी कर दी, उसको एज ए लाइबिलिटी देखा, शादी कर दी, फ्री हो गए कि अब कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि 1956 है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अब जो भी हमारे देश में बच्ची होगी कोई या कोई बेटा होगा, सभी को बराबरी का अधिकार होगा किसी भी पिता की संपत्ति में। मतलब कि जैसे ही बच्ची पैदा हुई, पिता की संपत्ति में उसका, मतलब जैसे 2 बच्चे हैं तो आधा हक पैदा होते ही उसका आधा हक बन गया, 3 बच्चे हैं तो 1/3 हक उसका आधा बन गया। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि अब जो भी बच्ची, जो भी बेटियां होंगी, उनको फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें उनको हक मिलेगा, बराबर का हक मिलेगा। जैसे अगर 2 लोग हैं तो हाफ मिलेगा, 3 लोग हैं तो 1/3 मिलेगा, 4 लोग हैं तो 1/4 मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। उनका जो हक है वो मारा नहीं जाएगा। अभी जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जो 2020 सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, उसमें बोला गया कि डॉटर्स विल बी फुली लाइबल ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आर ओन्ड बाय देयर एंसेस्टर्स, बाय देयर पेरेंट्स। और ये 2015 के टाइम पे जो डिसीजन आया था कि 15, ये काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट में था कि 2015 से पहले जो भी मतलब एंसेस्ट्रल राइट्स पे डिस्प्यूट्स थे, जिसमें बच्चियों को, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा था, उसमें भी सरकार ने बोल दिया है इस डिसीजन में, सॉरी जुडिशरी ने बोल दिया है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 केस में कि 2015 से नहीं, जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है तब से अब तक जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितने भी पिता होंगे, उनकी प्रॉपर्टी में बेटी का बराबर का हक होगा। तो अब कोई भी डिस्प्यूट नहीं छोड़ा है और अब ये इंश्योर किया जा सकेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले सभी चीज़ों में। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेव डिसीजन है, ब्रेव डिसीजन है, आप बोल सकते हैं बहुत ही शानदार डिसीजन आप बोल सकते हैं, जिससे कि ये इंश्योर किया जाएगा हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से काम हुआ और सभी को बराबरी से फंडामेंटल राइट्स जो हमारे देश में इंश्योर्ड है उनके हिसाब से हक मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया इस बारे में आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट करने की बात की जा रही है। अभी तक दोस्तों क्या था कि जो महिलाएं थी उनको सिर्फ वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही काम कर सकती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है? शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब जैसे कि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब करने गए, तो इसमें महिलाओं को शॉर्ट सर्विस मतलब मैक्सिमम 14 साल तक ही वो नौकरी कर सकती थी इसके बाद, और 14 साल के बाद फिर वो वापस उनको घर भेज दिया जाता था। और ये नहीं अलाउड था उनको कि वो परमानेंट कमीशन में के लिए मतलब एलिजिबल हो जाए, मतलब पूरे जो नॉर्मल 60 साल की नौकरी होती है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होती थी। जिस वजह से आप देखते थे कि कई बार जो इतना काबिल ऑफिसर्स होते थे, महिला काबिल ऑफिसर्स होती थी, और उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो पूरे टाइम अपनी सर्विस दे सकें हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो वॉलेंटरली उन्हें रिटायर ही होना पड़ता था और अल्टीमेटली वो फिर घर आ जाती थी। तो अब जब ये डिसीजन आ गया है, इसमें अब जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपरली अपने, जो एक तरीके से बहुत सारी महिलाओं को जो एक जज्बा होता है देश की सेवा करने का, बहुत सारी महिलाएं देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, वो इसमें अब पूरा अपना फुल टाइम जॉब कर सकती हैं, फुल टाइम सिक्योरिटी के साथ, अपनी जॉब सिक्योरिटी को के साथ में कि वो अब पूरे जो अपनी 60 साल की सर्विस है वो वहाँ पे करेंगी और जो भी देश को उनकी ज़रूरत होगी वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। और अब आप देखेंगे कई बार अभी तक ये बोला जाता था कि जो महिलाएं हैं वो अभी ये इतनी केपेबल नहीं है कि उनको बॉर्डर्स पे भेजा जा सके, उनको जो है जहाँ पे स्ट्रेस्ड एरियाज़ है वहाँ पे भेजा जा सके लड़ने के लिए। मान लीजिए कुपवाड़ा, हंदवाड़ा जैसी जगह में जहाँ पे अक्सर डेली डे टू डे एनकाउंटर्स होते रहते हैं, वहाँ पे, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं। आप सोचिए कैसे एक महिला जो एक बच्चे को जन्म देती है वो कैसे कमज़ोर हो सकती है। आप सोचिए जिसने आपको एक जन्म दिया, आपको एक तरीके से बोला जाता है कि जब एक माँ बेटे को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है, तो उसका एक पुनर्जन्म होता है। इतना पेन होता है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको बर्दाश्त करने के लिए कोई आज तक दवा नहीं बनी। उस पेन को बर्दाश्त करके वो जब एक बेटे को पैदा करती है तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो शारीरिक तौर पर ये केपेबल नहीं है कि वो देश की सेवा कर सके, वो कहीं पे भी जाके लड़ सके।
तो ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल बहुत ही शानदार डिसीजन है, जिसमें कि अब महिलाओं की सुरक्षा और उनकी नौकरी, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनके लक्ष्य, जो भी उनकी लाइफ में गोल्स होते हैं, वो सब अचीव कर पाएंगी और अपने आप को पुरुषों के ऑन पार रखते हुए वो देश की सेवा कर पाएंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दी, ब्रीफ कर दिया आपको। बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये सब जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आइडिया रखिएगा इस बारे में। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं अब दोस्तों ये जो लेक्चर बना रहा हूँ इसमें मेरा भी यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम नज़दीक है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये वीडियोस जो है बना रहा हूँ, और जो भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़ा सा जल्दी में कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कवर ज़रूर कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस। आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरे लेक्चर की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएस सूत्रा से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल लेक्चर आज का। जय हिंद।